तो डेंडेडन मांगा के पिछले पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि टर्बो ग्रैनी मोमो और ओकारुन दोनों को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद ही मोमो और ओकारुन दोनों ही पूरी तैयारी के साथ ही टर्बो ग्रैनी से मिलने जाते हैं। और टर्बो ग्रैनी से मिलने के लिए वो लोग सीधा उसके टनल में आ जाते हैं, जिसके बाद ही टनल में आने के बाद ही वो लोग टर्बो ग्रैनी और उसके बाउंड स्पिरिट को भी देखते हैं। लेकिन फिर अपने प्लान के हिसाब से वो लोग किसी तरह से टर्बो ग्रैनी को शहर के बाहर बुला लेते हैं। और इसीलिए टर्बो ग्रैनी जैसे अपने शहर से बाहर आकर मोमो के शहर में कदम रखती है, वैसी मोमो की दादी अपनी बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करके टर्बो ग्रैनी को खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद ही मोमो की दादी मोमो और ओकारुन दोनों को अपने घर ले आती है, जिसके बाद ही ओकारुन भी मोमो के घर में खाना खा के अपने घर चला जाता है। अब आगे इसके बाद अगली सुबह हम सीधा ओकारुन को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह अपने स्कूल आता है। लेकिन स्कूल आते ही वो ये देखता है कि स्कूल के गेट पर मोमो खड़ी है, और इसीलिए ओकारुन मोमो को इग्नोर करके सीधा अंदर जाने लगता है। लेकिन यहाँ मोमो जैसी ओकारुन को देखती है, वैसे हमें पता लगता है कि वो असल में यहाँ पर ओकारुन का ही वेट कर रही थी, और उसीलिए ओकारुन के आते ही वो भी उसके साथ जाने लगती है एंड उससे बातें करती है। बट यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ओकारुन काफी ज्यादा शर्माता है एंड वो मोमो से ज्यादा बात नहीं कर पाता है। इसके बाद ही मोमो अपनी क्लास के अंदर चली जाती है, लेकिन ओकारुन जैसे अपनी क्लास के पास जाता है, वैसे हम ये देखते हैं कि उसकी क्लास के बच्चे उसे बुली करने लगते हैं एंड उसे पीटने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी ओकारुन इन सबको इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। इधर दूसरी तरफ मोमो की क्लास में हम ये देखते हैं कि मोमो अपने ख्यालों में खोई होती है, और मोमो की फ्रेंड से हमें पता लगता है कि मोमो ने काफी दिनों से अपने फ्रेंड से बातें भी नहीं की है, और इसीलिए मोमो की फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि शायद से मोमो अपने ब्रेकअप की वजह से उदास है। बट इसके बाद ही हमें असली रीजन पता लगता है, और हम मोमो और ओकारुन दोनों को देखकर ये जानते हैं कि वो दोनों असल में एक दूसरे से बात करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि मोमो का ये मन कर रहा होता है कि वो ओकारुन से बातें करके उससे एलियंस के बारे में जाने, एंड वहीं पर ओकारुन का ये मन कर रहा होता है कि वो मोमो से बातें करके घोस्ट और स्पिरिट के बारे में और जाने। अब फिर इसके बाद ही स्कूल का लंच ब्रेक होता है, और लंच ब्रेक होते ही हम ये देखते हैं कि मोमो और ओकारुन दोनों अपनी क्लास से निकलकर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर मोमो ओकारुन की क्लास में आती है और ओकारुन मोमो की क्लास में जाता है। बट हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, और फिर इसके लिए ये दोनों एक दूसरे को पूरे स्कूल में ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही ओकारुन स्कूल के एक बेंच पर बैठ जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद से मोमो उसे इग्नोर कर रही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ओकारुन एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग पर्सन है। लेकिन वहीं कुछ दूरी पर मोमो भी बैठी होती है, और वो भी अपने मन में यही सोच रही होती है कि शायद से ओकारुन को उससे बात करना पसंद नहीं आ रहा है। अब यही सारी बातें सोचते हुए वो दोनों वहाँ से उठते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, और उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही मोमो ओकारुन से कहती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सुनकर ओकारुन भी उससे कहता है कि मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मोमो की दो सहेलियां आ जाती हैं, जिन्होंने की मोमो और ओकारुन दोनों के लिप्स को टच होते हुए देख लिया था, और इसीलिए वो दोनों यहाँ पर मोमो से कहती है, मोमो तुम दोनों यहाँ पर किस कर रहे हो ना, अगर मोमो ऐसी बात थी तो तुम हमें इस बारे में बता सकती थी। लेकिन अपनी दोनों सहेलियों की बातें सुनकर मोमो उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो इस जैसे बेवकूफ को कभी किस नहीं करूंगी। पर ये सुनकर ओकारुन भी कहता है कि मैं भी मोमो जैसी बेकार पर्सन को कभी किस नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, और ये दोनों एक दूसरे पर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी बुरा भला कहते हैं एंड दोनों ही अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तब उसके बाद ही हम सीधा ओकारुन को देखते हैं, जो कि वहाँ से सीधा बॉयज टॉयलेट के अंदर जाता है और काफी उदास होकर टॉयलेट करने लगता है। बट टॉयलेट करने टाइम पर वो ये नोटिस करता है कि उसके पास उसके बॉल्स ही नहीं है, और इसीलिए ये देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है, पर साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है, और इसीलिए वो यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से इस बारे में मोमो को बताना होगा। लेकिन फिर इसके बाद ही हम मोमो की क्लास के अंदर मोमो को देखते हैं, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मोमो की दोनों सहेलियों ने मोमो की किस वाली बात पूरी क्लास में फैला दी होती है, जिस वजह से मोमो की सारी फ्रेंड्स उससे बहुत मजे लेती हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ओकारुन आता है, और वो मोमो की क्लास में एंटर होकर मोमो से कहता है, मोमो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन यहाँ पर ओकारुन की बातें सुनकर मोमो उससे कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इसीलिए मोमो की बातें सुनकर ओकारुन वहाँ से उदास होकर चला जाता है। इसके बाद शाम को हम ये देखते हैं कि इनके स्कूल की छुट्टी होती है, और इसीलिए ओकारुन अपनी क्लास से निकलकर मोमो को ढूंढने लगता है, ताकि वो मोमो से माफी मांग के सारी बातों को क्लियर कर सके। लेकिन रास्ते में ओकारुन एक लड़की से टकरा जाता है, पर टकराने के बाद ही वो लड़की ओकारुन से माफी मांगती है एंड वो ओकारुन से पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और ये बोलते हुए वो ओकारुन का हाथ टच करती है, एंड इसीलिए सबकी वजह से ओकारुन काफी शर्माता है, और वो उस लड़की से कहता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। लेकिन फिर इसके बाद ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं, और आपस में बात करते हुए हंसने लगते हैं। बट फिर उसी टाइम पर मोमो वहाँ पर आती है, और वो ओकारुन को उस लड़की के साथ बातें करते हुए देख लेती है। लेकिन फिर इसके बाद ही मोमो ये देखती है कि वो लड़की ओकारुन से बातें करने के बाद अपनी सहेली के साथ वहाँ से जाने लगती है, और फिर वो सीधा मोमो के बगल से गुजरती है। मोमो के बगल से
चिल्लाते हुए वो ओकारुन के बारे में कहती है कि वो लड़का तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद से उसने कभी किसी लड़की से बात भी नहीं की है। और हम ये देखते हैं कि उस लड़की की सहेली इन बातों पर हंसने लगती है, लेकिन उनके पास होने की वजह से मोमो उसकी बातें सुन लेती है और इसीलिए उसकी बातें सुनकर मोमो को बहुत बुरा लगता है। एंड फिर इसीलिए मोमो अपनी साइकिक पावर्स को यूज करती है और उस लड़की के सर पे एक टब गिरा देती है, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो सीधा ओकारुन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के वो हंसते हुए कहती है, ओकारुन चलो साथ में घर चलते हैं। और वैसे एक बात कहूँ, तुम इन ग्लासेस में बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां ऐसी बेवकूफ है जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और चार्म को समझ नहीं सकती हैं। इसके बाद मोमो ओकारुन को अपने साथ ले जाती है और फिर जब वो दोनों स्कूल के बाहर आ जाते हैं तब मोमो उससे कहती है, ओकारुन मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। असल में मेरी फ्रेंड्स को लगा कि हम दोनों किस कर रहे थे और इसीलिए उनकी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ वैसा बिहेव किया। और असल में ओकारुन बात ये है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में और तुमसे दोस्ती करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। पर यह सुनकर ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मोमो, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम दोनों फिर से साथ में हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये ओकारुन परेशान हो जाता है एंड फिर वो मोमो से कहता है, सुनो मोमो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा वैसे ये बताओ कि हमने तो टर्बो ग्रैनी को हरा दिया है ना? जो सुनकर मोमो कहती है, हाँ बिल्कुल हरा दिया है। और तुम्हें तो याद होगा ना कि हमने उसे हराने के बाद उसके टनल के पास प्रेयर भी की थी और अब उसके हारने और खत्म होने के बाद उसका कर्ज भी टूट चुका है एंड इसीलिए तुम्हारा बनाना भी तुम्हारे पास वापस आ गया होगा। बट इस बात को सुनकर ओकारुन मोमो से कहता है, हाँ मोमो तुम सही कह रही हो, लेकिन असल में बात यह है कि मेरा बनाना तो वापस आ गया है, लेकिन मेरे दोनों बॉल्स गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और अब मोमो और ओकारुन को सीधा मोमो की दादी के सामने मोमो के घर में देखते हैं। यहाँ पर मोमो बहुत जोर जोर से हंस रही होती है क्योंकि उसे ओकारुन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। इधर मोमो की दादी ओकारुन से कहती है कि जब तुम्हारे बॉल्स इतने दिन से गायब थे तो तुम्हें इस बात का एहसास कैसे नहीं हुआ? लेकिन हम ये देखते हैं कि इस बात को सुनकर मोमो और जोर जोर से हंसने लगती है। पर तभी ओकारुन कहता है, मोमो हंसना बंद करो। आगे ओकारुन मोमो की दादी से कहता है कि जब मेरा बनाना वापस आ गया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी और इसीलिए मैं इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया कि मेरे बॉल्स गायब हो चुके हैं। लेकिन अब ओकारुन की बात सुनकर मोमो की दादी उससे कहती है कि तुम इसे बनाना क्यों बोल रहे हो, ये तो शायद छोटी सी पेंसिल जैसी है, बिल्कुल छोटी सी और पतली सी। पर यह बात सुनकर ओकारुन चिढ़ जाता है और वो मोमो की दादी से कहता है कि आपने अभी तक मेरा बनाना देखा नहीं है और इसीलिए बिना देखे आप ये सब नहीं बोल सकती हैं। लेकिन फिर इस पर ही मोमो की दादी ओकारुन से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करूंगी और उससे पता करने की कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। इसके बाद ही मोमो की दादी मोमो से कहती है, मोमो जाओ पानी का टब ले आओ और हाँ साथ में मेरी डॉल भी लेकर आना। अब अपने रिचुअल की तैयारी करके मोमो की दादी ओकारुन को बिठा के उसके पीठ पर बहुत जोर जोर से मारती है और फिर उसके बाद वो मोमो से पूछती है कि मोमो तुमने क्या देखा, बताओ मुझे। ये सुनकर मोमो अपनी दादी को बताती है कि जब आपने इस पर वार किया तब इसका ऑरा बदल गया था और इसके ऑरा का जो कलर था वो कुछ टाइम के लिए ब्लू कलर का हो गया। ये सुनकर मोमो की दादी मोमो से कहती है, ठीक है मोमो, अब अगली बार जैसे इसका ऑरा फिर से ब्लू होगा वैसे ही तुम इसके ऑरा को पकड़ के बाहर निकाल लेना। लेकिन ये बात सुनकर मोमो शॉक हो जाती है एंड वो अपनी दादी से बोलती है कि हम किसी की बॉडी से उसका ऑरा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात पर मोमो की दादी मोमो से कहती है, मोमो तुम्हें इसका ऑरा नहीं निकालना है बल्कि तुम्हें उस ब्लू वाले ऑरा को निकालना है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ब्लू ऑरा इसका खुद का ऑरा नहीं है, वो दूसरे का ऑरा है और इसीलिए तुम उस ब्लू ऑरा को निकाल सकती हो। सो इसीलिए मोमो चलो फोकस करो। इसके बाद मोमो फोकस करती है और फिर तभी मोमो की दादी ओकारुन को फिर से मारती है और इसीलिए इस बार जैसी मोमो को ब्लू ऑरा दिखता है वैसी वो उस ऑरा को खींचकर निकाल लेती है। लेकिन अगले पल मोमो अपनी दादी से बोलती है, दादी ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने उस ब्लू ऑरा को खींचकर निकाला है लेकिन अब पता नहीं कैसे वो गायब हो गया है और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गया। लेकिन फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि मोमो की दादी अपनी डॉल को देखती है और डॉल के ऊपर जो बैरियर लगा होता है वो आधा लाल रंग का हो गया होता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो बैरियर पूरा लाल हो जाता है एंड उस डॉल के अंदर जान आ जाती है, जिसके बाद ही वो डॉल वहाँ से भागने लगती है। लेकिन ये देखकर मोमो की दादी उस डॉल का पीछा करती है और वो मोमो और ओकारुन दोनों से ये बोलती है कि वो लोग भी मिलकर इस डॉल को पकड़े। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो डॉल चुपके से कहीं और छुप जाती है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर्स को यूज करती है और वो अगले पल डॉल की जगह को ढूंढ लेती है और फिर इसीलिए मोमो, ओकारुन और मोमो की दादी सीधा डॉल के सामने आते हैं। लेकिन उन तीनों को सामने देखकर वो डॉल कहती है, कमीनो मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे परेशान मत करो। उसे देखकर मोमो अपनी दादी से पूछती है कि दादी आखिर ये क्या है, ये डॉल आखिरकार बोलने और चलने कैसे लगी। इस बात पर मोमो की दादी उसे बताती है कि ये असल में टर्बो ग्रैनी है जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक ओकारुन के अंदर थी और अभी हमने जैसे उसका ऑरा बाहर खींचा वैसी वो सीधा डॉल के अंदर चली गई। ये बात सुनकर मोमो अपनी दादी से कहती है, लेकिन दादी ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था और वो खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा था कि उसकी स्पिरिट भी आजाद हो गई थी, तो फिर आखिरकार वो वापस कैसे आ सकती है। लेकिन फिर मोमो की बात सुनकर वो डॉल यानी कि टर्बो ग्रैनी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? ओ कम ऑन यार, मैं तुम जैसे नौसिखियों से कभी नहीं हारने वाली। लेकिन फिर इसके बाद ही मोमो कहती है, अरे देखो ये डॉल कितनी क्यूट लग रही है ना। पर ये बात सुनते ही वो डॉल यानी कि टर्बो ग्रैनी चिल्लाते हुए कहती है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और हाँ मुझे हल्के में मत लेना। अब फिर इसी के आगे टर्बो ग्रैनी अपने बारे में बताना शुरू करती है और वो ओकारुन, मोमो और मोमो की दादी से कहती है कि तुम लोगों ने प्लान तो बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन जब तुम लोग अपनी बैरियर टेक्निक से मुझे जलाने वाले थे तब उससे ठीक पहले ही मैं एक स्पिरिट बनकर इस लड़के की बॉडी के अंदर
अंदर घुस गई थी और अब क्योंकि ऐसा करने में मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसीलिए तुम में से कोई भी मेरे होने के बारे में जान नहीं पाया। और वैसे मेरा ही प्लान था कि मैं इसके अंदर तब तक रहती जब तक मेरी पावर्स फिर से वापस नहीं आ जाती, क्योंकि एक बार जैसी मेरी पावर्स वापस आती वैसी मैं तुम सबको दिखाती कि टर्बो ग्रैनी किस चिड़िया का नाम है। और हाँ, जैसी मैं पावरफुल बनती वैसी मैं इस लड़के को मार भी देती, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे पकड़ लोगे। अब ये बात सुनकर मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है, शायद तुम भूल गई हो टर्बो ग्रैनी, लेकिन हमने तुम्हें हरा दिया था। पर इस बात पर टर्बो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और वो उनसे कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं कभी नहीं हार सकती। पर ये सुनकर मोमो से कहती है, टर्बो ग्रैनी तुम्हें पता भी है तुम्हारी हालत क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इसीलिए अभी हम तुम्हारे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए जो भी तुम बोल रही हो उसे सोच समझ कर बोलो। इसके बाद ये ओकारून चिल्लाते हुए टर्बो ग्रैनी से कहता है, टर्बो ग्रैनी मेरे बॉल्स मुझे वापस कर दो, क्योंकि अगर तुमने मेरे बॉल्स मुझे वापस नहीं किए तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। बट ये सुनकर टर्बो ग्रैनी उन सबसे कहती है कि मेरे साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर मैं मर गई तो फिर तुम्हें तुम्हारे बॉल्स कभी नहीं मिलेंगे। तो लड़के, अब तुम्हें पता लगा कि यहाँ पर कंट्रोल तुम लोगों का नहीं बल्कि मेरा है। सो चलो अब जल्दी से मेरी बात मानो और एक काम करो, एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों को मेरे सामने ही मार दो। और अगर तुमने इन दोनों को मेरे सामने मार दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बॉल्स वापस कर दूंगी। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ओकारून इन बातों को सुनकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन इस वजह से ओकारून धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होता है एंड वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा वो टर्बो ग्रैनी के पावर्स के साथ बनता है। बट ये देखकर मोमो शॉक हो जाती है और वो अपनी दादी से कहती है, दादी आखिरकार ये कैसे हो सकता है? अगर टर्बो ग्रैनी जिंदा भी है तो हमने उसे निकालकर इस डॉल में डाल दिया है, सो आखिरकार अब ओकारून ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया है? ये सुनकर मोमो की दादी कहती है, अब मैं समझ गई हूँ कि क्या बात है। आगे मोमो की दादी मोमो को समझाते हुए कहती है, मोमो जब हमने अपना रिचुअल परफॉर्म किया और जब तुमने टर्बो ग्रैनी को ओकारून की बॉडी से बाहर निकाला तब शायद से ओकारून की बॉडी से सिर्फ टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस बाहर निकली, जो कॉन्शियसनेस अब इस डॉल के अंदर है। और इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस तो इस डॉल के अंदर आ चुकी है, बट टर्बो ग्रैनी की पावर्स अभी भी ओकारून की बॉडी के अंदर ही है। और हाँ टर्बो ग्रैनी, अब सिर्फ मैं इकलौती ऐसी आदमी हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दे सकती है। अब टर्बो ग्रैनी जैसे इस बात को सुनती है कि उसकी पावर्स अभी भी ओकारून की बॉडी में ही है, वैसे उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो डर के मारे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसके लिए टर्बो ग्रैनी मोमो की दादी से बोलने लगती है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी को मारने लगती है एंड उससे कहती है, मुझे टीचर बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि ओकारून ठीक होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद ही मोमो ओकारून से पूछती है, ओकारून वो कैसे हुआ, तुम आखिर कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? इस पर ओकारून मोमो को बताता है, मुझे नहीं पता मोमो, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, मुझे बस इस टर्बो ग्रैनी की बातें सुनकर गुस्सा आया एंड देन उसके बाद ही मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसके बाद ही मोमो टर्बो ग्रैनी के पास जाती है एंड वो टर्बो ग्रैनी से कहती है, टर्बो ग्रैनी मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने उन सारी लड़कियों के स्पिरिट्स का साथ दिया था और इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी है। तो चलो टर्बो ग्रैनी, इसके लिए हम लोग डील करते हैं। तुम सिंपली ओकारून के बॉल्स उसे वापस कर दो एंड फिर उसके बदले में हम भी तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस कर देंगे। मोमो की बात सुनकर टर्बो ग्रैनी भी हाँ बोल देती है एंड वो कहती है कि मुझे डील मंजूर है। लेकिन इसी के आगे टर्बो ग्रैनी कहती है कि इस लड़के के बॉल्स अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने शायद से गलती से उन्हें कहीं पर गिरा दिया है। लेकिन आगे टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर तुम लोग चाहो तो उसे ढूंढ सकते हो और हाँ वो दोनों बॉल्स तुम्हें 5 सेंटीमीटर के गोल्डन कलर के दिखेंगे। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो और ओकारून दोनों ही बॉल्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन दोनों को बॉल्स नहीं मिलते हैं। ये देखकर टर्बो ग्रैनी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने बॉल्स को हर जगह ढूंढा है लेकिन वो तुम्हें नहीं मिले, सो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका यही मतलब होता है कि शायद से उन दोनों बॉल्स को किसी ने चुरा लिया है। असल में बात यह है कि मेरी पावर्स की वजह से इस टाइम पर उन दोनों बॉल्स के अंदर एक पावरफुल लाइफ फोर्स है और जितने भी घोस्ट और स्पिरिट्स है वो सब के सब उस लाइफ फोर्स की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन सबको ऐसा लगता है कि अगर वो लोग ऐसी चीजों को इकट्ठा करेंगे तो शायद से वो लोग फिर से जिंदा हो सकते हैं और इसीलिए वो लोग ऐसी लाइफ फोर्स वाली चीजों को चुरा लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि तुमने देखा होगा कि अक्सर ये घोस्ट और स्पिरिट जिंदा लोगों पर हमला करते हैं और असल में जिंदा लोगों पर हमला करने का उनका मोटिव यही होता है कि वो लोग जिंदा लोगों के अंदर से भी उनके लाइफ फोर्स को चुरा ले। अब मोमो जैसी इस बात को सुनती है वैसी वो काफी डर जाती है और इसीलिए वो ये बोलती है कि अगर ऐसी बात है और किसी घोस्ट और स्पिरिट ने उन लाइफ फोर्स वाली बॉल्स को चुरा लिया है फिर तो हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उसकी बात सुनकर उससे कहती है, हाँ तो ये बात मुझे क्यों बता रही हो, मैं जान के क्या करूंगी। ये सुनकर मोमो और ओकारून दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो दोनों टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं। इसके बाद ही वो लोग घर आ जाते हैं और घर आकर मोमो अपनी दादी को बताती है कि उन्हें कहीं पर भी वो दोनों बॉल्स नहीं मिली हैं। ये सुनकर मोमो की दादी उनसे कहती है कि अब वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करेगी, क्योंकि शायद हो सकता है कि उसके दोस्त इस काम में कुछ मदद कर दे। लेकिन इसके साथ ही मोमो की दादी ओकारून से ये भी बोलती है कि ओकारून अभी तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स हैं। अब इसके बाद ये दिन बीत जाता है और अगले दिन हम ये देखते हैं कि ओकारून सीधा स्कूल में आकर अपनी क्लास में आता है। लेकिन वो जैसी क्लास के अंदर एंटर होता है वैसे हम ये देखते हैं कि उसकी क्लास के कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उनमें से एक ओकारून से पूछता है, ओकारून तुम क्या मोमो को डेट कर रहे हो? लेकिन इस पर ओकारून कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस पर वो लड़का ओकारून से कहता है, मोमो काफी क्यूट है, इसलिए मैं भी उससे बहुत टाइम से दोस्ती करना चाहता हूँ, सो प्लीज यार तुम उसे हमसे भी मिलवा दो। अब उस लड़के की बात सुनकर ओकारून अपने मन में कहता है, मोमो क्यूट है?
हाँ ये बात तो सही है, हाँ सच में मोमो क्यूट है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में कभी नहीं सोचा। असल में मैं तो सिर्फ इसी बात से खुश था कि मेरा कोई दोस्त बन गया है, और इसीलिए मैं इसके आगे मोमो की क्यूटनेस के बारे में कभी नहीं देख पाया। लेकिन फिर इसके आगे ओकारुन की क्लास का दोस्त उससे कहता है, अरे ओकारुन सुनो ना यार, असल में हमने ये बातें सुनी है कि मोमो को सेट करना बहुत आसान है, सो प्लीज यार तुम हमारी भी सेटिंग करवा दो ना। ये बात सुनकर ओकारुन को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो अपने क्लास वाले की गुद्दी पकड़ लेता है एंड वो उससे पूछता है, बताओ मुझे ये बातें कौन फैला रहा है, कौन है जो मोमो के बारे में ये सब बोल रहा है। लेकिन अब क्योंकि क्लास के अंदर कोई भी ओकारुन को सीरियस नहीं लेता, इसीलिए ये लड़का भी ओकारुन से कहता है, ओए डबल बैटरी कॉलर छोड़ मेरा, तुझे पिटना है क्या। बट ये सुनते ही ओकारुन यहीं पर ट्रांसफॉर्म होता है और फिर वो एक भारी आवाज में अपनी क्लास के लड़के से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरे स्कूल में ऐसी अफवाह फैलाना बंद कर दो। ओकारुन का ये रूप देखकर वो लड़का डर जाता है और इसीलिए वो उससे कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं फैलाई है और प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। इसके बाद ओकारुन नॉर्मल होता है और वो उसे छोड़ देता है और फिर वो उस लड़के से माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओकारुन बेंच पर बैठता है और अपने बैग से अपनी बुक्स निकालने लगता है। लेकिन फिर तभी टर्बो ग्रैनी जो कि उसके बैग के अंदर होती है वो बोलती है, लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्यों। लेकिन ओकारुन जैसी टर्बो ग्रैनी को देखता है वैसे उसके होश उड़ जाते हैं और अब कोई दूसरा टर्बो ग्रैनी को ना देख ले। इसके बाद ओकारुन अपने बैग को लेकर कहीं दूर आकर बैठता है। लेकिन फिर टर्बो ग्रैनी फिर से बैग से बाहर आती है और वो ओकारुन से कहती है, मैं तो पूरे 100 साल के बाद स्कूल आ रही हूँ और सच में ये देखकर तो अच्छा लग रहा है कि अब के स्कूल तो काफी साफ सुथरे होते हैं, वरना हमारे टाइम के स्कूल तो बहुत गंदे होते थे। लेकिन इस पर ओकारुन उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है, टर्बो ग्रैनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमने तो तुम्हें मोमो के घर में रखा था ना, तो आखिरकार मोमो की दादी ने तुम्हें वहाँ से कैसे निकलने दिया। इस पर टर्बो ग्रैनी ओकारुन से कहती है, असल में मोमो की दादी ने मुझसे बोला था कि मैं इस रूप में किसी का कुछ नहीं कर सकती हूँ और इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। अरे तो सुनो ना यार, मेरी पावर्स तुम्हारे पास है और इसीलिए तुम जैसी मेरी पावर्स को मुझे वापस दोगे वैसी मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, सो प्लीज मेरी पावर्स वापस कर दो ना। लेकिन इस पर ओकारुन उससे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स तभी वापस करूंगा जब तुम मुझे मेरे बॉल्स वापस करोगी। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और इसीलिए मोमो को वहाँ पर देखकर ओकारुन उसे सारी बातें बताने लगता है। लेकिन फिर मोमो से बात करते हुए ओकारुन ये नोटिस करता है कि मोमो बहुत ज्यादा क्यूट है और इसीलिए वो बात करना स्टॉप कर देता है और फिर उसके बाद ही ओकारुन पीछे मुड़ के वापस जाने लगता है। बट ये देखकर मोमो को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए मोमो भी गुस्से में उसके पीछे आने लगती है एंड वो उससे कहती है, क्या बात है बताओ मुझे, कहाँ भाग रहे हो। और फिर इसके बाद ही मोमो अपनी क्लास में जाती है और वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है। मोमो को देखकर उसकी फ्रेंड उससे कहती है, क्या हुआ मोमो तुम उदास क्यों, कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया। इस बात पर मोमो अपनी फ्रेंड से कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सुना तुमने। लेकिन इस पर मोमो की फ्रेंड उससे कहती है, अरे यार वो सही में बहुत अच्छा लड़का है, पता है कुछ लड़के तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे थे और इसीलिए ओकारुन तुम्हारे लिए उन लड़कों से लड़ गया। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम इसके बाद स्कूल की उसी लड़की को देखते हैं जिसके सर पे मोमो ने टब गिराया था। यहाँ पर ये लड़की खुद से बोलते हुए चलती है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर और क्यूट हूँ और इसीलिए सब के सब मुझे देखते रहते हैं और जब मैं इन्हें हंस के देखती हूँ तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इन्हें पसंद कर रही हूँ। लेकिन मेरे ऐसा करने से इन सबको खुशी मिलती है और इसीलिए मुझे भी ऐसा करना अच्छा लगता है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि ना सिर्फ बहुत सुंदर और क्यूट है बल्कि मैं बहुत ज्यादा दयालु भी हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है कि मैंने मोमो के खिलाफ पूरे स्कूल में जो बातें फैलाई थी उनका कोई असर नहीं हुआ और इसीलिए इस बात का मुझे बहुत गुस्सा है। असल में मैं जानती हूँ कि वो लड़की एक डेविल है क्योंकि उस दिन मेरे सर पे जो टब गिरा था वो उसी ने गिराया था। क्योंकि उस दिन मैंने ये नोटिस किया था कि उस लड़की मोमो के पीछे एक डेविल का पंख था। अब इसके बाद हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम आयरा है और इसके हाथों में हमें गोल्डन बॉल देखते हैं जो कि असल में ओकारुन का बॉल होता है और फिर इसीलिए हमें ये पता लगता है कि इसके हाथों में इस बॉल के होने की वजह से ही वो उस दिन मोमो की पावर्स को देख पाई थी। अब इसके बाद ही हमें फ्लैशबैक दिखता है जिस फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जिस दिन मोमो और ओकारुन ने मिलकर टर्बो ग्रैनी का खात्मा किया था उसी दिन टर्बो ग्रैनी से उसके बॉल्स नीचे गिर गए थे, जिसके बाद एक बॉल आयरा को मिल गई थी और ये बॉल जैसी आयरा के हाथों में आई थी वैसे उसके बाद से ही आयरा को वो सब दिखने लगा जो चीजें मोमो और उसकी दादी देख पाती है। लेकिन इस आयरा लड़की को ऐसा लगता है कि उसे ये जो बॉल और ये पावर्स मिली है वो शायद भगवान से मिली है और भगवान ने उसे चुना है ताकि वो दुनिया को बचा सके। इसके बाद ही आयरा अपनी फ्रेंड से कई सारी जादू की किताबें और सामान मंगवाती है और फिर वो अपनी दोनों दोस्त से कहती है कि अब चलो हम दुनिया को बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और इसी आयरा के बारे में टर्बो ग्रैनी को पता लग जाता है। अब अगले सीन में हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं जो कि एक बेंच पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और यहीं पर ही उनके साथ टर्बो ग्रैनी भी होती है। अब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी मोमो और ओकारुन को ये बताती है कि मैं आज स्कूल में यूं ही नहीं घूम रही थी बल्कि मैं स्कूल में तहकीकात कर रही थी और मैं इस लड़के के बॉल्स के बारे में पता कर रही थी। इसके आगे ओकारुन भी मोमो से कहता है, हाँ मोमो टर्बो ग्रैनी ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है जो लड़की काफी अजीब है। लेकिन टर्बो ग्रैनी की बातें सुनकर मोमो से कहती है, टर्बो ग्रैनी तुम आखिर इसके बॉल्स को स्कूल में क्यों ढूंढ रही हो, तुम्हें क्या लगता है इसके दोनों बॉल्स स्कूल में है। लेकिन ये सुनते ओकारुन मोमो से कहता है, मोमो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन बॉल्स को किसी स्पिरिट ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने उठाया हो और अब क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं इसीलिए शायद से हमें उस बारे में कुछ पता लग सके। आगे टर्बो ग्रैनी उन दोनों से कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उस बॉल को कोई इंसान भी उठा सकता है और जैसे कोई इंसान उस बॉल को उठाएगा वैसे उसके अंदर की स्पिरिट एनर्जी जाग जाएगी और अगर उसकी एनर्जी जाग गई तो वो किसी भी भूत को देख पाएगा। लेकिन हाँ इसका एक साइड इफेक्ट भी है क्योंकि जब भी किसी ह्यूमन की स्पिरिट एनर्जी जागती है और वो भूतों को देखना स्टार्ट कर देता है तब भूत और स्पिरिट्स भी उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए ऐसे इंसान पर हमला होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब मोमो और ओकारुन इस बात को सुनकर
काफी डर जाते हैं और इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि टर्बो ग्रैनी ने उन दोनों को जिस लड़की के बारे में बताया यानी कि आयरा के बारे में, वो दोनों जाकर उससे बात करेंगे। इधर दूसरी साइड हम आयरा को देखते हैं जिससे अपने सामने एक स्पिरिट दिख रही होती है जो कि इस टाइम पर लाल ड्रेस में होती है और वो स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़ी होती है और आयरा को ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे करके उसके पास आ रही है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मोमो और ओकारुन एक साथ स्कूल से जाने लगते हैं। लेकिन कॉरिडोर में आयरा उन दोनों के पास आती है और वो मोमो से कहती है, मोमो मुझे तुमसे बातें करनी है। ये सुनकर मोमो ओकारुन से कहती है कि तुम टर्बो ग्रैनी को अपने साथ ले जाओ और जाकर बॉल्स ढूंढो, मैं तब तक इससे मिलती हूँ और इससे बातें करती हूँ और ये पता लगाती हूँ कि इसे मुझसे क्या बातें करनी है। इसके बाद मोमो आयरा के साथ चली जाती है, जिसके बाद आयरा मोमो को एक अनजान सी जगह पर लाती है और वहाँ पर अपनी दो सहेलियों के जरिए मोमो को पकड़वा लेती है। इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देती है और एक किताब को देखकर अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन अगले पल मोमो अपनी साइकिक पावर्स को यूज करती है और आयरा की दोनों सहेलियों को उठाकर फेंक देती है। लेकिन फिर ये देखकर आयरा कहती है, लगता है मेरे पास कोई चांस नहीं बचा है और इसीलिए अब मुझे इसे उस बॉल से हराना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर आयरा उस बॉल को बाहर निकालती है, जिसके बाद ही मोमो भी ये नोटिस करती है कि ओकारुन की एक गोल्डन बॉल इसके पास है। ये देखकर मोमो आयरा से बोलती है, ये बॉल तुम्हारे पास कहाँ से आई? जिस पर आयरा उसे जवाब देती है, ओह तो तुम भी इस बॉल के बारे में जानती हो। असल में बॉल मुझे भगवान ने दी है ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं और तुम जैसों से दुनिया वालों की हिफाजत कर सकूं। लेकिन मोमो आयरा से कहती है, मुझे जल्दी से बॉल दे दो, ये मेरी है। लेकिन आयरा उसकी बात नहीं मानती और वो मोमो के ऊपर बैठकर अजीब चीजें करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओकारुन आता है और इसीलिए ओकारुन को देखकर मोमो चिल्लाते हुए से कहती है, ओकारुन जल्दी यहाँ पर आओ, देखो इसके हाथ में तुम्हारा गोल्डन बॉल है। और शायद से यही वो लड़की है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी बात भी कर रही थी। पर यह सुनकर ओकारुन चिल्लाते हुए मोमो के पास भागते हुए आता है और वो मोमो से कहता है, मोमो ये वो लड़की है जिसे वो स्पिरिट टारगेट कर रही है। लेकिन ओकारुन के बोलते हम ये देखते हैं कि जो लाल कपड़ वाली स्पिरिट आयरा को दिखाई दे रही थी वो तेजी से आयरा को अपने हाथों में उठा लेती है। आयरा को पकड़ के वो स्पिरिट उससे कहती है, तो आखिरकार तुम मेरे पास आ गई आयरा, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी बेटा, मैं असल में तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन ये देखकर मोमो ओकारुन से कहती है, ओकारुन बचाओ इसे। जो सुनकर ओकारुन जल्दी से ट्रांसफॉर्म होता है और वो आयरा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो स्पिरिट ओकारुन को कुछ भी नहीं करने देती है और वो उससे आयरा को बचा कर रखती है। लेकिन फिर इसके बाद ही मोमो और ओकारुन दोनों उससे लड़ते हैं और मोमो उसके ऊपर अपनी साइकिक पावर्स यूज करती है और ओकारुन भी जल्दी से उस पर अटैक करता है। लेकिन वो स्पिरिट ओकारुन को अपने मुंह में डालकर निकल जाती है। लेकिन फिर आयरा उस स्पिरिट से कहती है, ए स्पिरिट सुनो, तुम मोमो की साथी नहीं हो क्या? ये सुनकर वो स्पिरिट आयरा से कहती है, क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा सुनो ना बेटा, मुझे माँ कहो ना, प्लीज माँ कहो। लेकिन यहीं पर ही मोमो उस स्पिरिट को रुकने के लिए कहती है और उसे आयरा को छोड़ने के लिए कहती है। ये सुनकर आयरा मोमो से कहती है, मोमो ये क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इस स्पिरिट से फाइट कर रही हो? ओह तो इसका मतलब ये है कि ये स्पिरिट ही असली डेविल है और शायद से तुम भी इसका सामना कर रही हो। तो चलो मोमो एक साथ मिल जाते हैं और इसका सामना करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन जो आयरा होती है वो अपनी मदर की स्पिरिट की बात नहीं मानती है, जिस वजह से उसकी मदर की स्पिरिट गुस्सा होकर आयरा को भी निकल जाती है और उसे अपने मुंह में डाल लेती है। इसके बाद वो स्पिरिट अपनी बॉडी के कई पार्ट्स को लंबा करती है और वो मोमो के हाथ पैरों को जकड़ लेती है। मोमो टर्बो ग्रैनी को देखकर उससे कहती है, टर्बो ग्रैनी मेरी मदद करो। लेकिन टर्बो ग्रैनी मोमो की हेल्प करने से मना कर देती है एंड वो उससे कहती है कि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए मदद की उम्मीद बिल्कुल मत करो। इसके बाद वो स्पिरिट मोमो को घुमा घुमा के फेंकती है। लेकिन फिर वो मोमो को पास लाती है और उससे कहती है, अच्छा सुनो, तुम मुझे मम्मा कहो क्योंकि मुझे मम्मा सुनने का मन है, अगर तुम ऐसा बोलेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि मोमो ऐसा नहीं करती और वो उस पर चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वो स्पिरिट मोमो को भी खा जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही टर्बो ग्रैनी उस स्पिरिट के सामने आती है और वो उससे कहती है, तुमने तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी क्योंकि तुमने मोमो को खाने के साथ साथ अपने बाल भी खा लिए हैं। और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि उस स्पिरिट की बॉडी जलने लगती है और इसीलिए टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि उस लड़की आयरा के हाथों में जो क्रॉस था वो असल में एक लाइटर था और अब क्योंकि तुमने मोमो के साथ साथ अपने बालों को भी खा लिया इसीलिए मोमो ने तुम्हारे पेट के अंदर लाइटर से आग लगा दी। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो स्पिरिट बुरी तरह से जलने लगती है एंड इसीलिए वो आयरा, मोमो और ओकारुन तीनों को उगलकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद ही वो स्पिरिट जलना बंद कर देती है। लेकिन वही देखती है कि आयरा बेहोश हो चुकी है और इसीलिए वो उन सब पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर ये बोलकर वो उन सब पर अटैक करने लगती है। इसके बाद ही ओकारुन भी ट्रांसफॉर्म होता है और वो आयरा को अपने हाथों में लेकर भागने लगता है और उसके साथ साथ मोमो भी वहाँ से निकलकर भागने लगती है। लेकिन वो स्पिरिट उन सबको भागते हुए देखकर उनमें से मोमो को पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है एंड फिर वो ओकारुन से कहती है, लड़के आयरा को मुझे दे दो। और फिर ये बोलकर वो ओकारुन पर भी अटैक करती है। लेकिन ओकारुन अपनी पावर्स की मदद से उसके सारे अटैक से डॉज कर लेता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो स्पिरिट ओकारुन को लात मारती है, जिस वजह से ओकारुन बहुत दूर जाकर गिरता है एंड फिर वो स्पिरिट आयरा के पास आती है एंड वो उससे कहती है, अगर तुम मुझे मम्मा नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बेटा अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ क्योंकि एक बार तुम्हें खाने के बाद ही तुम मेरे साथ जुड़ जाओगी, जिसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। अब ये बोलने के बाद ही वो स्पिरिट आयरा की तरफ बढ़ती है बट वो नोटिस करती है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिसके बाद ही मोमो उसके सामने आती है एंड वो उससे कहती है, असल में हमें पकड़ने की वजह से तुमने खुद को ही फंसा लिया है। एंड फिर हम भी ये नोटिस करते हैं कि उस स्पिरिट के बाल जगह जगह पर फंस चुके हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो स्पिरिट अपने आसपास की चीजों को तोड़ देती है और जल्दी से खुद को फ्री कर लेती है। लेकिन फिर तभी मोमो अपनी पावर्स यूज करती है और वो स्पिरिट को रोकने लगती है एंड फिर वो ओकारुन से कहती है, ओकारुन जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और इसे रोको। इसके बाद ही ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है और वो तेजी से उस स्पिरिट के ऊपर अपना सर मारता है, जिस वजह से वो स्पिरिट बहुत दूर जाकर गिरती है। इसके बाद
बाद ये ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आती है और वो मोमो और ओकारुन दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने इसके ऊपर मेरी पावर से अटैक किया है, इसीलिए ये कुछ टाइम तक तो हिलने भी नहीं वाली है। सो इसलिए तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग जल्दी से गोल्डन बॉल को हासिल कर लो। इसके बाद ही मोमो, ओकारुन और टर्बो ग्रैनी तीनों आयरा के पास जाते हैं और गोल्डन बॉल को हासिल कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर ही टर्बो ग्रैनी उन दोनों से कहती है कि ये लड़की मर चुकी है, यानी कि आयरा की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर मोमो और ओकारुन दोनों शॉक हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से टर्बो ग्रैनी की बात को कंफर्म करने लगते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ही उन दोनों को भी ये पता लगता है कि आयरा सच में मर चुकी है। तो दोस्तों, क्या आयरा सच में मर चुकी है? और अगर वो मर चुकी है तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और इनसे भी बड़ी बात कि इस बात को जानकर मोमो और ओकारुन क्या करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आगे क्या होगा इस बारे में तो हमें आगे ही पता लगेगा, और इसीलिए आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। लेकिन जब तक अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए गुड बाय।